कुछ दिख रहा है आप लोगों को? जी भैया। हाँ, यही कविता है, भवानी प्रसाद मिश्र की लिखी हुई है। तोरो चमत्कारों में पड़ी गांठें। आप लोग स्क्रीन फुल भी कर सकते हैं सुविधा अनुसार। और कविता पर चलते हैं, पहले पूरी कविता पढ़ लेते हैं हम लोग, फिर एक बार हम लोग व्याख्या पर चलेंगे। मेरे सामने टूटे पंखों से भरा एक मैदान है, ऊपर मेरे सिर के दिखता है आसमान, सूना तैरते पंखों से, दुर्वाच्य अंकों से भाग्य के भाता था जिन्हें लड़ना। सारे के सारे ही थे, सारे के सारे ही ये पंख तैरने के बजाय आसमान में टूट पड़े हैं। मृत्यु से भी अधिक शांत एक लंबे चौड़े मैदान में तुम और नितांत सभ्य बैठे हो निश्चिंत, अपने सजे सजाए कमरे में। न मैदान में निकलते हो, न झांकते हो खिड़की से, पंख विहीन आसमान का सूनापन। सतर्क अपने दिमाग को उस तरफ जाने ही नहीं देते जहां तोड़ रहे हैं दम, या जहां ठोक रहे हैं दमखम लोग निर्भय भाग्य के। आमने सामने खड़े होकर समझ में नहीं आता, इतने बड़े होकर क्या करोगे तुम, क्या कभी नहीं मरोगे तुम? फिर मरने की सोचते क्यों नहीं हो? किस बात पर रात भर अपनी छाती का काल्पनिक दर्द जगाए जगत भर में? क्या दोहराया करते हो कुछ गीत नुमा, घुमाया नहीं जाता शून्य को? शून्य में इस तरह जिस तरह तुम घुमाते हो, न कुछ दर्दों की अपनी कल्पना को बना बना कर गीत और गान और रूपक और कविता सविता पंखों की अगर आसमान में नहीं है तो हो नहीं जाएगा क्या अंधेरा और ठंडा और प्राणहीन समूचा वातावरण? वरन तब क्या तुम्हारे बंद कमरे को ही छोड़ देगा? तोड़ क्या नहीं देगा अखिल का अंधेरा? तुम्हारी झूठी कल्पनाओं की झनझनाती हुई श्रृंखला। कमरे में मैं पड़ा भी हूँ, मगर फर्क है तुमसे मेरा, पंखहीनों का साथी हूं मैं, और देख रहा हूं सामने के मैदान और आसमान को खोलकर खिड़की। मेरे पंख टूटे हुए पंखों के बीच पड़े हुए हैं और मन तुले हुए डैनों के साथ है। मैं तुम्हारा साथी हूँ, हो नहीं सकता। अंतर है मेरे शब्दों और तुम्हारे शब्दों में भी। तुम्हारी कला ठंडी है, मैं उसके पास भी नहीं फटक सकता, क्योंकि मेरे पास न कमीज है न बंडी है। खुले बदन ठंडी कला के पास जाना भी चाहूं, तुम बनेगा नहीं मुझसे, तनेगा नहीं मुझसे। चाहूं तो भी कोड़ी चतुराई का वितान, स्त्रीलिंग 30 पर तुम्हारी तुकें गर्भाशयहीन है। जितनी दीन हो सकती है ऐसी चीजें, ये उनसे भी दीन है। इसीलिए कहता हूँ डैने मत चुराओ, फैलाओ इन्हें। अच्छतः इनके बल का कुछ भी नहीं है अर्थ मैदान में। टूट कर गिरने वाले पंख व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ है अबला पंखहीन आसमान। ठीक है, बस यही हम लोग की कविता समाप्त होती है। अब देखिए, आप लोग को अगर मैं पूछूं कि इसका कुछ आप लोगों को समझ में अर्थ आया या नहीं, तो आपको बहुत ही कंफ्यूज और विस्मित हो जाएंगे। किसी को कुछ पता है? ये आवाज तो पहुंच रही है आप लोगों तक? जी भैया।
हाँ, तो इतना जो हम पढ़े हैं लगभग 5 स्लाइड हम लोग देख लिए, और बहुत ही लंबी कविता है, और इसका अर्थ जो है बहुत दूर दूर तक हम लोगों को समझ में नहीं आ रहा। कुछ इसमें आ रहा है कि कुछ, हाँ, इसमें हम लोग जान सकते हैं, ऐसा कुछ है, संभावना है आप लोगों के पास? भाई जी इसमें ये माने हर पंक्ति में हर रंग के बात हमको दिखाई रहा है इसमें। हाँ हाँ, ऐसी बात है इसमें, पैराग्राफ में जो है, प्रत्येक पैराग्राफ में कुछ बदली सी भावनाएं, अलग अलग प्रकार की बातें कही गई है। कुछ ना कुछ तो होगा ना कि किस आधार पर आपको अलग लगा। कोई कुछ बोलिएगा। चलिए मैं ही बताता हूँ। अब मेरी भी जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है इस कविता के मामले में, और इस कविता की व्याख्या आपको गूगल यूट्यूब कहीं नहीं देखने को मिलेगा, और इस पर चर्चा फिर कभी हम लोग करेंगे। मैम के पास भी इसकी चर्चा हम जरूर कर लेंगे, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है कि यह किस संदर्भ में लिखा गया है, अर्थात इसमें किस प्रकार की बातें कही गई हैं, तो कविताओं की पंक्ति से लगता है कि यह उस समय की बातें लिखी गई हैं जिस समय में द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था हम लोगों के यहाँ, उसका कुछ समय किसी को पता है? होता है जिसमें सभी मरे पड़े होते हैं, और कोई अंतिम पड़ाव में है, अपनी अंतिम सांसें गिर रहा है, या फिर कोई घर में ही छुपा हुआ है जो डर के मारे गया नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार का कुछ तर्क इसमें आ रहा है कि यह कुछ वीरान सा क्षेत्र है, उसी में जो है वह आसमान जो अब पंखहीन है, जो किसी को देख नहीं रहा। छत का काम क्या होता है? हम घर घर बनाते हैं और घर पर छत देते हैं, छत का क्या क्या काम होता है, कोई बताएंगे? हम लोगों को बचाना। ठीक है, कोई भी बाहरी विपदा आए तो उसका निवारण करना हम लोग उनका उसका कर्तव्य है, कि छत बनाए हैं हम लोग तो वह हम लोगों को छत्र छाया दे। आसमान से भी लोग यही कल्पना करते हैं, परंतु यहाँ पर क्या है कि आसमान वह जो अपना कर्तव्य है वह भूल चुका है, कि उसके स्वाधीन में रहने वाले जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी योद्धा हैं, वह उनसे आश्रय की इच्छा रखते हैं, परंतु वह मिल नहीं पाता। देखिए, मैं यह नहीं कह रहा कि मैं जो बोल रहा हूँ यह 100% सही है या मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूँ, ऐसी बात नहीं है। बस मेरी समझ में जितनी आ रही है, मैं अपनी समझ के ही स्तर पर मैं आप लोगों को भी कुछ ना कुछ बताता हूँ, जो भी कविताएं पहले भी मैं पढ़ाया, चाहे अभी भी पढ़ाया हूँ। और हो सकता है कि यह कविता, यह तो बहुत ही मुश्किल कविता है, और इससे पहले भी जो कविताएं हैं, हो सकता है कि अगर आपको कोई और बतावे तो उसका अर्थ कुछ हमसे अलग हो। तो कविताओं का अर्थ ही बहुत सारा होता है, कविताओं को बहुअर्थी माना गया है, एक से अनेक अर्थ होते हैं। ठीक है, और देखिए, अगर कवि क्या सोच कर लिख रहे हैं, यह तो कवि लिखते नहीं है, बस वो कविताएं लिखते हैं, और वह क्या सोच कर लिख रहे हैं, किस परिस्थिति में लिख रहे हैं, यह पाठक को अपने अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार उस चीज को लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है। ठीक है, चलते हैं, देखते हैं फिर से पंक्ति को, थोड़ा बहुत जो भी जानकारी उपलब्ध कर पाए। तो तोड़ो चमत्कारों में पड़ी गांठें, अर्थात हमारे इस संसार में जो भी चमत्कार होता है, चमत्कार अर्थात हम किसी के भरोसे रहते हैं कि हम मेहनत ना करें और हमारे जीवन में जो हम चाह रहे हैं वो अपने आप हो जाए, अर्थात हमारे जीवन में चमत्कार हो जाए। जैसे पुराने समय में कहा गया है कि बहुत लंबे समय तपस्या तप करते थे ऋषि मुनि, उनको जो है भगवान वरदान देते थे, अर्थात उनके जीवन में चमत्कार होता था उनके साधना के अनुरूप।
तो यहाँ पर तोड़ो चमत्कारों में पड़ी गांठें, इसमें इससे तात्पर्य यह है कि वह जो कल्पना हम कर लेते हैं कि कुछ हमारे जीवन में अपने आप हो जाएगा, वो जो हमारे दिमाग में एक गांठ सा बन गया है कि हाँ कुछ न कुछ हो जाएगा, वह गांठ है अब तोड़ दो। स्वयं तुम्हें कुछ न कुछ कर्तव्य करना है। इस संसार में आए हो तो कर्तव्य करना ही है। अपने कर्म पर विश्वास रखो और कर्म करो। कोई भी चमत्कार होने नहीं आएगा यहाँ पर। तो वह जो गांठ बना हुआ है कि चमत्कार हो जाएगा, तो वह गांठें पड़ी हुई जो गांठ है चमत्कार का, उसे अब तोड़ो। शीर्षक को हम लोग इस प्रकार से परिभाषित करेंगे। आगे है, मेरे सामने टूटे पंखों से भरा एक मैदान है। ठीक है, अब मान लीजिए कवि खड़े हैं और देख रहे हैं, उनके सामने एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, जमीन है, और वहां पर टूटे पंखों से भरा एक मैदान है। मतलब पंख से हम लोग समझ सकते हैं कि वह योद्धा जो युद्ध करते करते अमर हो गए हैं, शहीद हो गए हैं, वह सब पंखों की भांति बिखरे हुए हैं। ठीक है, ऊपर मेरे सिर के दिखता है आसमान। स्वाभाविक है, सभी के सिर के ऊपर आसमान दिखता है। सूना तैरते पंखों से, दुर्वाच्य अंकों से भाग्य के भाता था जिन्हें लड़ना। देखिए वहां पर सीधे रूप में बस उस योद्धा के बारे में ही कह रहे हैं कि वह योद्धा, इसे लड़ाई करना अच्छा लगता था, वह आज निष्प्राण होकर के पड़े हुए हैं इस आसमान के नीचे, इस धरती पर, इस धरा पर। जैसे किसी पक्षी को मारने पर उसका पंख निष्प्राण होकर कहीं पर बैठ जाता है, उसी प्रकार यह योद्धा लड़ते लड़ते निष्प्राण होकर आज इस धरा पर सो गया है, टूटे पंखों की भांति। ठीक है, हम लोग बस सामान्य अर्थ देखते हैं जो कि आसानी से हम लोग समझ सकें, और बस एक ही अर्थ हम लोग आज इस पर बात कर रहे हैं। इतना स्पष्ट है पहला पैराग्राफ से आप लोग हम क्या कहना चाह रहे हैं कि यह आप लोग को समझ में आ रहा है? स्पष्ट है बातें? कोई नहीं हो रहा जवाब है, दीजिए। क्या नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? अच्छा रजनी, आप कुछ बताइए। शांति, संध्या। जी भैया, मतलब इतना लग रहा है जो युद्ध के बाद की स्थिति है, जो जैसे सुनसान पड़ा है, मतलब समझ में आया है थोड़ा बहुत। देखिए वह एक दृश्य अपने सामने आप सोचिए कि कहीं भी, जैसे आप कोई फिल्म के बारे में ही सोचिए, या फिर महाभारत या रामायण का वह युद्ध सोचिए, जब राम रावण युद्ध कर रहे थे और उनके सैनिक जो आपस में युद्ध कर रहे थे, तो एक समझ लीजिए कि मक्खी जैसे मरता है हजारों की संख्या में, लाखों संख्या में, वैसे ही वो सब पड़े थे वहां पर। तो वह दृश्य आप अपने सामने आप देख सकते हैं। खुली आंखों से भी जो देखते हैं वो हमेशा के लिए याद रहता है, इसलिए खुली आंखों से सपना देखिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप सोचिए कि कहीं बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध हुआ है, और हमें लग रहा है संभवतः यह या तो स्वतंत्रता संग्राम के समय में यह लिखी गई कविता है, या फिर द्वितीय विश्व युद्ध के समय में लिखी हुई कविता है। ठीक है, जो योद्धा के मरणोपरांत, ठीक है, उनके शवों के अंबार को देखते हुए कवि ने इस कविता की रचना की है। और वह कहते हैं कि भाग्य के हिसाब से इस जीवन में कुछ नहीं होता, अपना कर्म व्यक्ति स्वयं करता है। इसीलिए उस चमत्कार भरी जो भावनाएं मन में बैठी हुई है, उस गांठ को अब तोड़ दो। क्योंकि वह जो योद्धा अपने भाग्य पर अपना प्राण रखकर उस युद्ध क्षेत्र में उतरा था, वह आज निष्प्राण होकर इस धरा पर पड़ा है, उस आसमान के नीचे, जो आसमान सभी का छत्र छाया बना रहता है। अब स्पष्ट है? जी 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 भाई। गोपाल? जी भाई जी। हाँ, बस देखिए, यह मेरी अपनी सोच है, ये मेरे मन की उपज है अभी जो मैं बता रहा हूँ, और कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी इस कविता को बहुत अच्छे गहन अध्ययन इससे पहले नहीं किया किया
और कहीं पर इसका डिटेल भी नहीं मिला, नहीं मिलेगा आप लोगों को। मैंने भी खोजा था, आप लोगों को भी नहीं मिलेगा संभवतः। इसीलिए इस पर जो है एक बार मैम से हम डिबेट एक बार कर लेंगे, बातचीत हो जाएगी इस कविता पर, फिर आप लोगों को, या फिर क्लास में ही पार्ट 2 की क्लास चलेगी ही कल, तो संभवतः मैं उसी में यह बात एक बार कह दूं मैम को। मुझे उम्मीद है कि जो मैं बता रहा हूँ यह बहुत गलत नहीं होगा, संभवतः इसी से जुड़ी हुई बातें आप लोग कहें। देखिए, क्योंकि परीक्षा की दृष्टिकोण से यह कविता बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं है, और आप संभवतः किसी कॉलेज में भी पढ़ने जाएंगे तो यह शायद यह कविता आपको छोड़ दिया जाए पढ़ाने में, कह दिया जाए कि यह परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी नहीं है। वास्तव में यह परीक्षा में नहीं पूछी जाती है यह कविता, मुख्य रूप से भवानी प्रसाद मिश्र की गीत फरोशी पूछी जाती है, और बस एक दो कविता है। क्रांति की आवाज बहुत प्रमुख है उनकी कविता, हालांकि हम लोग इसको भी जानते हैं, और अभी तक जितना बताए हैं उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को स्पष्ट होंगी सारी बातें। आगे बढ़ रहे हैं, जो हम लोग के सामने स्क्रीन पर है अभी। सारे के सारे ऐसे ही ये पंख तैरने के बजाय आसमान में टूट पड़े हैं। कहने का मतलब है, पंख से आप लोग सीधा सीधी योद्धा समझ रहे हैं। वह जितने भी योद्धा थे वह युद्ध करने के बजाय इस आसमान के नीचे निष्प्राण पड़े हुए हैं। ठीक है, टूटे पड़े हैं, मतलब इस आसमान के नीचे युद्ध करने के बजाय बिखरे पड़े हैं। उनका भाग्य उनका साथ नहीं दिया। मृत्यु से भी अधिक शांत एक लंबे चौड़े मैदान में, और तुम नितांत सभ्य बैठे हो निश्चिंत अपने सजे सजाए कमरे में। अब देखिए, यहाँ पर कवि व्यंग भी करते हैं उस व्यक्ति को लेकर जो अपने यहाँ बैठे हैं, जो युद्ध क्षेत्र में नहीं उतरे हैं, अपनी क्षमता को एक कमरे में बंद करके रखे हैं। उन पर व्यंग करते हैं कवि, और कहते हैं कि मृत्यु से भी अधिक शांत एक लंबे चौड़े मैदान में। वह मैदान इतना शांत लग रहा है, जब आदमी मृत्यु के बाद भी इतना शांत न लगता, और इतना वीरान लग रहा है एक लंबे चौड़े मैदान में। और तुम नितांत सभ्य बैठे हो निश्चिंत अपने सजे सजाए कमरे में, न मैदान में निकलते हो, झांकते हो खिड़की से पंख विहीन आसमान का सूनापन। ये व्यंग हो सकता है उस सत्ता पर की गई हो, या उस शासक पर किया गया जिसमें मेरा शासक रहा हो, ठीक है, या फिर किसी व्यक्ति के बारे में भी कहा गया हो, ठीक है। और कह ये रहे हैं कि आम जनता या फिर वह योद्धा जो युद्ध लड़ रहे हैं और अपनी प्राण तक वो दे चुके हैं, लेकिन अभी तक तुम लोग अपने सजे सजाए घर में नितांत बैठे हो सभ्य बनकर, है ना। नितांत मतलब चुपचाप आप अपने घर में हाथ पर हाथ रख बैठे हुए हो। मैदान में निकलते हो न मैदान में निकलते हो, न झांकते हो खिड़की से। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। उस युद्ध क्षेत्र में जिसमें लाखों लोगों ने प्राण न्यौछावर कर दिया, जो मृत्यु से भी अधिक शांत लग रहा है वह मैदान, उस मैदान में तुम न उतरते हो और न ही खिड़की से भी झांकते हो कम से कम। तात्पर्य यह है कि उस युद्ध में तो आप नहीं आते हैं, परंतु उस चीज को लेकर आप कभी पहल भी नहीं करते हैं, उसके बारे में सोचते तक नहीं है। वह आसमान जिसमें पंख लगा होता है, पंख लगने का मतलब यह है कि जिससे वह हम लोगों के ऊपर हमेशा बना रहता है, वह पूरा सुनसान पड़ गया है, वह पंख विहीन हो गया है, मतलब पंख उसके कट चुके हैं। अब जिसको लेकर वह आसमान आज इतना गर्व कर रहा था, वह पंख आज उसके कट चुके हैं और पंख विहीन हो चुका है, और वो सुनसान हो गया है। पूरा सूनापन छा गया है उस आसमान में। आगे है,
सतर्क अपने दिमाग को उस तरफ जाने ही नहीं देते जहां तोड़ रहे हैं दम, जहां ठोक रहे हैं दमखम लोग निर्भय भाग्य के। ठीक है, कह रहे हैं जो सतर्क है अर्थात जो उस चीज के बारे में सोचते ही नहीं है, ठीक है, या सोचते भी है तो उससे बचना चाहते हैं, वह अपने दिमाग को उस तरफ जाने ही नहीं देना चाहते हैं कि कहीं युद्ध भी हो रहा है, उसके बारे में सोचना ही नहीं चाहते हैं। जहां तोड़ रहे हैं दम या जहां ठोक रहे हैं दमखम लोग, उस युद्ध क्षेत्र की बात कर रहे हैं जहां पर लोग अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं या न्यौछावर करने से पहले एक कड़ी लड़ाई लड़ रहे हैं निर्भय भाग्य के, बिना डरे हुए अपने भाग्य पर छोड़ दिए हैं वह अपने अपने प्राण और निष्काम भाव से जो है युद्ध कर रहे हैं। आगे बढ़ गया क्या? हाँ, यहाँ थे हम लोग। आमने सामने खड़े होकर समझ में नहीं आता इतने बड़े होकर क्या करोगे तुम, क्या कभी नहीं मरोगे तुम, फिर मरने की सोचते क्यों नहीं हो किसी बात पर, रात भर अपनी ही छाती का काल्पनिक दर्द। आगे क्या है? जगाए जगत भर में क्या दोहराया करते हो कुछ गीतनुमा, घुमाया नहीं जाता शून्य को। बहुत ही यहाँ पर जो देखते हैं, आमने सामने खड़े होकर समझ में नहीं आता इतने बड़े होकर क्या करोगे तुम। मतलब कहने का तात्पर्य ये है कि जो व्यक्ति परिपक्व हो चुका है और अपनी परिस्थिति से नहीं लड़ना चाहता, जो वास्तविक जो यथार्थ भावनाएं उस समय में चल रही है उससे भागने की कोशिश करता है, उस पर व्यंग करते हुए कवि कहते हैं कि कभी ना कभी तो आमने सामने होना पड़ेगा उस परिस्थिति के। ठीक है, समझ में नहीं आता इतने बड़े होकर अर्थात तो इतने बड़े परिपक्व हो चुके हो फिर भी समझ नहीं आता है तुम अब क्या करोगे, कितने दिन इस परिस्थिति से भागोगे, इस विपदा से भागोगे, क्या कभी नहीं मरोगे तुम, क्या इस परिस्थिति से भाग जाने के बाद तुम कभी मरोगे नहीं। सोचते क्यों नहीं हो किसी बात पर, रात भर अपनी ही छाती का काल्पनिक दर्द जगाए जगत भर में क्या दोहराया करते हो कुछ गीतनुमा। कह रहे हैं कि तुम क्यों सोचते क्यों नहीं हो अपने बारे में कि तुम जिस चीज से अभी भाग रहे हो उस चीज से तुम्हारा कभी न कभी तो उस चीज का सामना करना ही पड़ेगा, वो तुम्हारे सामने आ खड़ा होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति के साथ समान परिस्थिति सदैव नहीं चलती, कभी न कभी परिस्थिति में बदलाव होता है और सभी को विकट परिस्थिति का सामना करना ही पड़ता है। वही कहते हैं कि सोचते क्यों नहीं किसी बात पर, रात भर अपनी छाती का काल्पनिक दर्द अर्थात मतलब रात भर का तात्पर्य है अपने जीवन में जो तुम्हारे मन की इच्छाएं होती है, जो सोच लेते हो कि हम ये करेंगे और उसकी जो पीड़ाएं हैं वो जगाए जगत भर में अर्थात वो तुम्हें पूरे विश्व के बारे में सोचने को मजबूर करेगा। और क्या दोहराया करते हो कुछ गीतनुमा, क्या तुम किसी चीज अपने जीवन में दोहरा रहे हो जो तुम्हें नहीं करना चाहिए। घुमाया नहीं जाता शून्य को शून्य में इस तरह, अर्थात जिस चीज का कोई तात्पर्य ही नहीं है उस चीज में इस तरह से कुछ समय व्यतीत नहीं किया जा सकता, जिसका कुछ मतलब हो, जिसका कुछ सार्थक अर्थ हो, उसी को लेकर इस संसार में उसका कुछ महत्व है, कुछ मोल है, उसी पर लोगों को सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। जिस तरह तुम घुमाते हो न कुछ दर्दों की अपनी कल्पना को बना बना कर गीत, वह कह रहे हैं कि अपनी भावना को तुम जिस प्रकार प्रस्तुत कर रहे हो वह कहीं न कहीं कुछ दर्दों की अपनी कल्पना ही है, जो तुमको जिस चीज से दिक्कतें हैं, जो समस्या है, विकट परिस्थिति है, उसी चीज की काल्पनिक चेष्टाएं अर्थात जो तो हम लोग सोच लेते हैं कि हमारे भविष्य में कुछ ऐसा कुछ बड़ा हो जाए कि
हम इतने बड़े हो जाएं कि सभी हमारी ख्याति का नगाड़ा बजाए। तो वही कह रहे हैं कि जो तुम अपनी भावनाएं प्रस्तुत कर रहे हो वो कहीं ना कहीं उस दर्दों की अपनी कल्पना ही है। तुम्हारी मन की पीड़ा है जो तुम बहुत अधिक सोच लिए हो और तुम्हारा भाग्य साथ नहीं दे रहा। तुम उस चीज को कितना भी घुमा लो, कितना भी उसको फेरबदल कर लो, परंतु वह उसी स्थिति में आकर तुम्हारी भावनाएं बदलेंगी। इस पंक्ति में जो है कभी व्यंग ही कर रहे हैं एक प्रकार से कि जो वास्तव में जो विकट परिस्थिति हमारे देश में या हमारे साथ हमारे जीवन में चल रही है, उससे जो व्यक्ति कोई भी व्यक्ति कितना दिन भागेगा, उसको एक ना एक दिन उस परिस्थिति का सामना करना ही है। और वही भावनाएं मन से निकलती भी, उसको छुपाने से ज्यादा दिन तो आप नहीं उसको रख सकते अपने मन में, वो भावनाएं निकलेंगी ही। आगे चलते हैं। और गान और रूपक और कविता सविता पंखों की, अगर आसमान में नहीं है तो हो नहीं जाएगा क्या अंधेरा। कह रहे हैं कि यदि कोई गान अर्थात मन की भावनाएं भी गान कहलाती है, ठीक है, और रूपक या किसी चीज को एक रूप दे देते हैं, किसी चीज के बारे में कुछ मान लेते हैं कि हाँ ये ऐसा नहीं ऐसा होगा या हम लोग कोई कविता ही लिखते हैं सविता पंखों की, अर्थात बहुत सारे अरमानों को जोड़कर हम कोई कविता लिखते हैं कुछ ज्यादा सोच करके। अगर आसमान में नहीं है तो हो नहीं जाएगा अंधेरा क्या। हम कुछ ऐसा सोच रहे जो इस संसार में उपलब्ध ही ना हो या हमारे जीवन में वो कभी आने में सक्षम ही ना हो, तो क्या वह इच्छाएं, हमारी मनोवृत्ति धुंधली नहीं पड़ जाएगी, वह अंधकार में नहीं हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा। इसीलिए कह रहे हैं कि कुछ ऐसा मत सोचो कि जो इस संसार में हो ही नहीं। और ठंडा और प्राणहीन समूचा वातावरण मरण तब क्या तुम्हारे बंद कमरे को ही छोड़ देगा। कह रहे हैं कि जो इस युद्ध धारा में जो ठंडा और प्राणहीन समूचा वातावरण जो पड़ा है, अर्थात युद्ध के बाद जो भी योद्धाएं इस धरा पर पड़े हुए हैं वो अब ठंडा पड़ गए हैं और प्राणहीन है, अर्थात उससे प्राण निकल चुके हैं। ये समूचा जो वातावरण है वह भी अब ठंडा पड़ चुका है, क्योंकि युद्ध होता है तो पूरा गर्म माहौल बन जाता है और जब प्राण निकल जाते हैं तो शरीर धीरे धीरे ठंडा हो जाता है। तो उस गर्म वातावरण से जो है वो वातावरण भी ठंडा पड़ गया है। और कह रहे हैं मरण तब क्या तुम्हारे बंद कमरे को ही छोड़ देगा। कि सारी मृत्यु तो अब चली गई, यहाँ से जो भी आत्माएं थी वो अब ठंडा पड़ चुका है, तो क्या वह अब तुम्हारे कमरे को ही छोड़ देगा। तो जिस कमरे को, जिस स्थान को, जिस विचार को तुम नहीं छोड़े हो, क्या वह विचार, वह परिस्थिति तुमको छोड़ देगी। तोड़ क्या नहीं देगा अखिल का अंधेरा। कह रहे हैं कि तुम जिस अंधकार में जीवन में जी रहे हो, क्या वह उसको तोड़ नहीं देगा। जिस चीज से तुम भाग रहे हो, तुम्हारी झूठी कल्पनाओं की झनाती हुई श्रृंखला, वे कह रहे हैं कि क्या तुम्हारी जो अखिल का अंधेरा है, अर्थात जो तुम्हारी जो महत्वाकांक्षाएं हैं जो सार्थक नहीं है इस संसार के लिए, वह अब अंधेरा हो पड़ जाएगा। और तुम्हारी जो झूठी कल्पनाएं हैं कि हम उस युद्ध क्षेत्र में ना उतर कर अपने आप को बचा लें या फिर उस स्तर से आप अपने जीवन को सार्थक बना लें, तो वह तुम्हारी झूठी कल्पना की झंझनाती हुई श्रृंखला को तोड़ देगी। कि वह जो तुम्हारी एक सोच है, जो तुम्हारी नींव है कि हम अपना जीवन सार्थक बना लेंगे, तो वह तुम्हारी भूल है। तुम्हारी सारी कल्पनाएं टूट जाएगी एक दिन। आगे है, कमरे में मैं भी पड़ा हूं मगर फर्क है तुमसे मेरा, पंखहीनों का साथी हूं मैं और देख रहा हूं सामने के मैदान और आसमान को खोल कर खिड़की।
कितनी बड़ी बातें कह रहे हैं कवि, वो स्वयं के बारे में इस पंक्ति में कह रहे हैं कवि कि कमरे में मैं भी हूं, मैं भी युद्ध नहीं कर रहा हूं, नहीं तो मैं भी मर गया होता और मैं ये लिख नहीं रहा होता। मैं यह लिख रहा हूं और मैं भी कमरे में ही पड़ा हूं, मगर फर्क है तुमसे मेरा। वह उस आदमी से अपनी तुलना, या उस समाज या उस सत्ता से के खिलाफ या उस शासक से अपनी तुलना कर रहे हैं, कह रहे हैं तुमसे मेरा बहुत फर्क है, मेरा तुमसे बहुत फर्क है, क्योंकि मैं उस पंखहीनों का साथी हूं। कि वह जो योद्धा जो अपने हाथ पैर कटा चुके हैं, पर अर्थात पंख, पक्षियों के पंख जिससे वो उड़ता है, और मनुष्य के वह पांव ही उसके पर है जिस पर वो चलता है, उछलता है, कूदता है। तो वह जो पंखहीन है, अर्थात जिसके पैर हाथ कट चुके हैं, जो इस युद्ध क्षेत्र में प्राणहीन हो चुका है, मैं उसके साथ खड़ा हूं, मैं उसका साथी हूं। इसीलिए मेरा तुमसे बहुत फर्क है, फासला है तुम्हारे और मेरे बीच, क्योंकि मैं देख रहा हूँ सामने के मैदान, मैं यह सामने का वीरान सुनसान मैदान में देख रहा हूँ अपनी आंखों से। और आसमान को खोल कर खिड़की, वह कह रहे हैं कि आसमान को मैंने खोल दिया है, अर्थात यहाँ पर आसमान को एक रूपक मान लिया गया है, प्रतीक मान लिया गया है, और उससे वह कह रहे हैं कि मैं अपने आंखों को खोल चुका हूँ, अपने सोचने की दायरा को बढ़ा चुका हूँ, और इस मैदान में उतर चुका हूँ, और देख रहा हूँ उस सभी योद्धाओं को जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए हैं इस युद्ध क्षेत्र में। अब आगे देखिए, मेरे पंख टूटे हुए पंखों के बीच पड़े हुए हैं। वे कह रहे हैं कि मेरे यह जो पैर है वह उस कटे हुए पैर के बीच में खड़ा है, मैं उस योद्धाओं के बीच खड़ा हूं जो निष्प्राण हो चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, और मन तुले हुए डैनों के साथ है, कह रहे हैं। और जो यह मेरा मन है वह तुले हुए डैनों के साथ है। डैना मतलब भी वही होता है पंख, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मेरा मन भी उन योद्धाओं के ही साथ है, और मैं तुम्हारा साथी हूँ, हो नहीं सकता अंतर है मेरे शब्दों, मैं तुम्हारा साथी हूँ, हो नहीं सकता अंतर है मेरे शब्दों, और तुम्हारे शब्दों में भी तुम्हारी कला ठंडी है। कह रहे हैं कि मैं तुम्हारा साथी हो नहीं सकता। कह रहे हैं कि जो तुम अभी इस परिस्थिति से वाकिफ नहीं हो, उसके सामना करने योग्य नहीं अपने आप को समझते हो, तो मैं तुम्हारा साथी, तुम्हारा साथ कभी नहीं दे सकता, मैं तुम्हारा मित्र कभी नहीं बन सकता। और तुम्हारे मेरे शब्दों में बहुत अंतर है, तुम्हारी सोच में, विकृति में बहुत अंतर है। मैं उसके पास भी नहीं फटक सकता, क्योंकि मेरे पास न कमीज है न बंडी है, खुले बदन ठंडी कला के पास जाना भी चाहूं तो बनेगा नहीं मुझसे, टनेगा नहीं मुझसे। कह रहे हैं कि वह जो योद्धा जो अपने सर कटा चुके हैं, जो शहीद हो चुके हैं, निष्प्राण हो चुके हैं, मेरी इतनी साहस नहीं है, मेरी इतनी क्षमता नहीं है कि मैं उस वेदना को समझ सकूं या उसके पास, उसके इर्द गिर्द में जा सकूं। यहाँ पर जो भी और भी शब्द का उपयोग किया गया वो सब एक प्रतीक माना गया है, रूपक हम लोग अलंकार का यहाँ समझ सकते हैं। आगे है, यहाँ ध्यान देंगे आप लोग, चाहूं तो भी कोरी चतुराई का वितान, स्त्रीलिंग तिस पर तुम्हारी तुकें दुर्भाषाहीन है। जितनी दीन हो सकती है ऐसी चीजें, ये उनसे भी दीन है। ठीक है, दीन मतलब जो गरीब होते हैं, गरीब मतलब यहाँ पर गरीब का नहीं कह सकते हैं, मतलब जो निष्प्राण हो चुके हैं। ठीक है, कि अब जो असक्षम कह सकते हैं, असक्षम, जो किसी कोई कार्य करने के लिए अब सक्षम ना रहे हो। आप लोग मेरी आवाज सुन तो रहे हैं, क्योंकि मैं बहुत देर से बोल रहा हूँ। जी भैया। जी जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ, अच्छा लग रहा है आप लोगों को, समझ में आ रही है बातें? जी भैया। हाँ हाँ हाँ, सुनिए सुनिए। तो यहाँ पर है हम लोग कि क्योंकि मेरे पास, हाँ यहाँ से हम आगे बढ़ गए थे, चाहूं तो भी कोरी चतुराई का वितान, स्त्रीलिंग तिस पर तुम्हारी तुकें दुर्भाग्यहीन है। मतलब तुम्हारी जो चतुराई है, तुम उस युद्ध क्षेत्र से भाग गए हो, तुम अपने आप को बहुत होशियार समझ रहे हो, ठीक है। वह कह रहे हैं स्त्रीलिंग तिस पर तुम्हारी तुकें दुर्भाषाहीन है, अर्थात महिलाओं से भी तुम्हारी अगर तुलनाएं की जाए तो वह कम है।
ठीक है, मतलब इतना करारा व्यंग कर रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं उस योद्धा के प्रति जो अपने आप को उस युद्ध क्षेत्र से चुरा कर भाग गए हैं। और जितनी दीन हो सकती है ऐसी चीजें, ये उनसे भी दीन है। और कह रहे हैं कि जो असक्षम होते हैं, आप उनसे भी बदतर हो गए हैं। तो उस इसमें भी व्यंग ही कर रहे हैं। इसीलिए कहता हूं, डैने मत चुराओ, फैलाओ इन्हें। तो कह रहे हैं कभी, इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं, अपनी पंख है, अपना हौसला मत चुराओ। उसको रख कर क्या करोगे? फैलाओ इन्हें। जो भी तुम्हारी क्षमता है, जिस काम के लिए तुम सक्षम हो, वह कर कर दिखा दो। दिखा दो इस संसार को कि मैं क्या कर सकता हूँ। अक्षत इनके बल का कुछ भी नहीं है अर्थ मैदान में। टूट कर गिरने वाले पंख व्यर्थ नहीं है, व्यर्थ है अलबत्ता पंखहीन आसमान। ठीक है, कह रहे हैं कि अक्षत इनके बल का कुछ भी नहीं है अर्थ मैदान में, कि जो जिसमें अब बल नहीं रहा, उसका अब कोई अर्थ नहीं है इस मैदान में। स्वाभाविक है, वह योद्धा जो अपने बल पराक्रम दिखाकर प्राणहीन हो चुका है, वो उसको तो जीवन भर याद रखा जाएगा। कोई मनुष्य उसको याद रखे न रखे, परंतु समय हम सदैव याद रखता है उस चीज को। परंतु जो उस चीज में उतरा ही नहीं, जो अपनी पराक्रम दिखाया ही नहीं, वह किसी काम का नहीं है। कह रहे हैं कि टूटकर गिरने वाले पंख व्यर्थ नहीं है। वह जो शरीर जो निष्प्राण होकर पड़ा हुआ है यहाँ पर, वह व्यर्थ ही नहीं है। अर्थात उसका ऐसा नहीं कि उसका कुछ अर्थ नहीं है, उसका बहुत व्यापक अर्थ है, उसका व्यापक महत्व है इस संसार में। व्यर्थ है अलबत्ता पंखहीन आसमान। यह जो खुला आसमान हम लोगों के ऊपर फैला हुआ है, यह व्यर्थ है, इसका कोई अर्थ नहीं, जिसका कोई मतलब नहीं। जो जिस काम के लिए, जिस कर्तव्य के लिए माना जाए, पूजा जाए, वह अपना कर्तव्य, वह अपने कर्तव्य से भाग जाए, उसका कुछ अर्थ नहीं। आगे देखते हैं हम लोग। इतने सजे सजाए कमरे में बंद करके सारी खिड़कियां, बाहर की आवाजों से बचते हुए मन को मत रमने दो। ये पंक्ति आप लोगों से समझ में आ गई होंगी, कोई बताएंगे मुझे? इतने सजे सजाए कमरे में बंद करके सारी खिड़कियां, बाहर की आवाजों से बचते हुए मन को रमने दो। बताओ रजनी, तुम ही बताओ कुछ। वो जो जिसपे वो व्यंग कर रहे थे उसको बोल रहे हैं, जो तुमको अपने कमरे आवाज में। तो पहुंच रही है मेरी। जी भैया पहुंच रही है। हाँ तो कुछ बताइए, मतलब इतना हम बताएं तो इस पंक्ति का अर्थ तो बहुत स्पष्ट निकल रहा है। जी भैया, वो उस व्यक्ति को कह रहे हैं जिसपे वो व्यंग कर रहे हैं, उस व्यक्ति को बोल रहे हैं कि तुम जो इतने सजे धजे कमरे में खिड़की बंद करके रहते किसी की हो। आवाज नहीं आ रही मेरे पास। हाँ हाँ, बोलो रजनी, बोलो। अब आ रही है आवाज भैया? हाँ अब आ रही है, अच्छे से आ रही है, अब बताओ। वो जिस व्यक्ति पे व्यंग कर रहे हैं, मतलब उस समय की जो सत्ता थी या जो शासक थे, हाँ हाँ उसको बोल हाँ रहे हाँ हैं हाँ कि इतने सजे धजे कमरे में जो तुम खिड़की बंद करके रहते हो और बाहर के आवाज से हाँ। बचते हो, तो मन मन को मत रमने, हाँ, मन को बचाते हो, जो नहीं, जो देखना नहीं चाहते बाहर चल रही है वो सब, तो उसको मत रोको, हम्म उसको रमने दो, मतलब उसको समझो, ऐसा कुछ। हम्म। तुम जो इस हाँ, बहुत अच्छी व्याख्या करी हो तुम। और कह रहे हैं कि तुम जो अपने मन को उस बाहर की आवाज से, मतलब उस परिस्थिति से तुम बचा रहे हो, उसको उसमें रमने दो। उस चीज को समझ जाने दो, उस चीज, उस परिस्थिति को। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऊंचे ही सही किसी छुंछेपन में तूफानों के थमने का रास्ता मत देखो। कह रहे हैं ऊंचे ही सही किसी छुंछेपन में, अर्थात यह जो परिस्थिति चल रही है उसी में कूद पड़ो, उस धधकती ज्वाला में। ठीक है, जो सदैव उससे उच्च स्तरीय कुछ चीजें नहीं हो सकती, उसमें तुम छूछा, मतलब कहते हैं जो कहते हैं छुच्छे है, मतलब जो खालीपन पड़ा हुआ है। अकेले अकेले। तो वह जो खाली जगह है, जिस जगह पर कोई योद्धा खड़ा था इससे पहले,
उस जगह पर तूफानों के थमने का रास्ता मत देखो। यह मत देखो कि तूफान मतलब जो युद्ध चल रहा है वो थम जाएगा तब हम चलेंगे, नहीं, बस कूद जाओ उस छूछेपन में। अर्थात वह जो खाली स्थान है उसको तुम पूर्ति करो, उस रिक्त स्थान की तुम पूर्ति कर दो, कूद जाओ उस युद्ध में। प्रतीक्षा मत करो कि वह युद्ध रुकेगा, वह तूफान थम जाएगा तब मैं उसमें जाऊंगा, इसकी प्रतीक्षा मत करो। मतलब यहाँ पे एक तरह से प्रेरणा भी दे रहे हैं एक तरह युवाओं को। उस समय तो ये भी निकलेंगे और वे भी निकलेंगे, गाते गुनगुनाते हाँकते भींगे। ठीक है, क्या कह रहे हैं ध्यान देंगे, कह रहे हैं कि अभी समय है, उस खाली स्थान को भर दीजिए, क्योंकि उस समय तो वह भी निकलेगा जिसको बस व्यंग करना आता है, बस बात बोलना आता है, गाते गुनगुनाते बस ठहाके लगाएंगे और उसके विषय में बातें करेंगे, लेकिन वह जो परिस्थिति है उसके लिए वह कुछ नहीं करेंगे। इसीलिए वह कह रहे हैं कि उस खाली स्थान को तुम भर दो और उस चीज को रुकने का, उस परिस्थिति को, युद्ध को रुकने की प्रतीक्षा मत करो, रुकने का प्रतीक्षा मत करो, कूद जाओ उसमें तुम बस, क्योंकि बाद में तो डेंगे मारने वाले बहुत मिलेंगे। साफ सुथरे कटे छटे तरासे दिन चमत्कार हैं। कह रहे हैं कि जो उसके बाद का जो समय है वैसा दिन, जो अब सभी बाधाएं टल गई हैं, जो साफ सुथरे शुद्ध वातावरण है, कटे छटे तरासे दिन, है ना, जो मूर्तियों को जो तराशा जाता है कि जो व्यर्थ की जो पत्थरे होते हैं या जो भी व्यर्थ का जो सामान होता है उसको हटा करके हम लोग जो विशुद्ध रूप जो देखते हैं उसे हम लोग मूर्ति कहते हैं। या हम लोग गांव में ही देखें तो आजकल सरकार भी जो है सो ग्रामीण क्षेत्रों में कहता है कि हम लोग मॉडर्न विलेज बना रहे हैं, स्मार्ट विलेज बना रहे हैं। तो स्मार्ट विलेज क्या है, वह जो गंदगी है, वह जो पुरानी परंपराएं हैं, उस सब को हटा देने के बाद एक नए समाज का विकास होता है। तो यहाँ पर वही बातें कही गई है कि साफ सुथरे कटे छटे तरासे दिन चमत्कार हैं। कह रहे हैं कि यह जो दिन है उस युद्ध के उपरांत, वो जो दिन आया है, वो जो समय आया है, वह तरासे दिन चमत्कार है। वह जो शुद्ध संपन्न किया हुआ जो वो जो समय आया वो लग रहा है किसी चमत्कार से कम नहीं है, लग रहा है कि वह चमत्कार है, परंतु वह चमत्कार उसे ही लगता है जो उस परिस्थिति को नहीं देखता, नहीं जानता कि इस बीच, उस पुराने बीच और इस नए चमत्कृत दिन समय के बीच में कितनी वेदनाएं थी, कितनी परिस्थिति थी, क्या समय रहा। जो उसको नहीं देखता उसे ही चमत्कार लगता है। वह चमत्कारों की कल्पना में मत उलझो, सुलझो धीरे धीरे परिस्थितियों से। देखिए स्पष्ट यहाँ परिस्थिति कह ही दी है कवि। कह रहे हैं कि जो चमत्कार की कल्पना है, आप चाह रहे हैं कि हाँ इतने दिन में या आगे चलकर वह बहुत उज्जवल हो जाएगा हमारा भविष्य, या अभी जो चल रहा है वो बहुत अच्छा है, तो आप उससे उसके कल्पना में, मतलब उस चीज को सोचने में अपने मस्तिष्क को मत उलझाओ और उस धीरे धीरे परिस्थितियों से सुलझो। अर्थात उस परिस्थिति को, जो इस उलझे हुए और सुलझे हुए समय के बीच की जो परिस्थिति है उसको धीरे धीरे समझने का प्रयत्न करो। बने तो झटका देकर तोड़ो, चमत्कारों में पड़ी गांठें। और कह रहे हैं कि यदि उस परिस्थिति को नहीं समझ रहे हैं और कुछ चमत्कृत बातें अगर दिमाग में बन रही है, ठीक है, तो उसे झटका देकर तोड़ डालो, है ना, उसे जोड़ देकर तोड़ डालो। उस चमत्कारों में पड़ी गांठें जो हमारे मन में एक कुंठा बनाए बैठी है, उसे तोड़कर आगे बढ़ो। बहुत ही स्पष्ट कविताएं, हम अब अंतिम में आते आते आप लोगों को बहुत स्पष्ट हो गई होगी, मैं ये उम्मीद करता हूँ। अगर आप लोगों को कहीं भी कोई भी पंक्ति में समझने में दिक्कत हो तो पेज नंबर बोलिए, मैं वो कविता खोल दूंगा, आप लोग पूछ लीजिएगा। भैया अंतिम पंक्ति जो है ना उसमें नेटवर्क खराब हो गया था तो कुछ समझ ही नहीं पाए। अच्छा, यहाँ पर कटे छटे तरह से दिन चमत्कार हैं इस तरीके से, क्योंकि बाद में तो सभी गप हाँकते हैं और कह रहे हैं अंतिम में साफ सुथरे कटे छटे तरह से दिन चमत्कार हैं। कह रहे हैं कि ये इन सभी परिस्थितियों के बाद, परिस्थितियों से परे जो दिन होते हैं वह चमत्कार उसी को लगता है, वो चमत्कृत दिन है, समय है, उसी को लगता है जो उस परिस्थिति को, उस समय को वह नहीं जानता, नहीं समझता है। चमत्कारों की कल्पना में मत उलझो। कह रहे हैं कुछ अच्छा हो जाएगा भविष्य में,
ऐसा हो जाएगा, तो उसके कल्पना मत करो, उसमें मत उलझो। अगर दिमाग में वह परिस्थिति आ भी रही है, उसको तोड़ दो। चमत्कार में जो पड़ी गांठें से झटका मार